नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टडी हब में। दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी यूपी स्पेशल की चर्चा करेंगे। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी ने जो अपने पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्रों में प्रश्न पूछे गए हैं यूपी स्पेशल में, उन सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं दोस्तों। तो इससे पहले भी दोस्तों यूपी स्पेशल का एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप चाहो तो उसको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले लिस्ट या तो सीधे प्ले लिस्ट में चले जाइए यूपी ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स की, या फिर आप क्या करिए कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके बाद भी दोस्तों यूपी स्पेशल के 3 वीडियो और आएंगे। टोटल 5 वीडियो में कंप्लीट किया है जो यूपी ट्रिपल एससी ने पिछले 5 वर्षों में प्रश्न पूछे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। सारे प्रश्न अच्छे हैं। अगर आपने पहले से कर रखा है तो दोस्तों आप रिवीजन के तौर पर इसको देख सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों के मध्य शेयर भी कर सकते हैं। बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको आगे कोई भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए दोस्तों सीधे हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए थे। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि कर्मा लोक नृत्य है, आपको बताना है स्थान किस स्थान पर किया जाता है। ए महोबा का, बी पूर्वांचल का, सी सोनभद्र का और डी ब्रज का। तो जी हाँ दोस्तों, जो कर्मा लोक नृत्य है वो आपका सोनभद्र में किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और दोस्तों खरवार आदिवासी लोगों के द्वारा इसे किया जाता है। सोनभद्र मिर्जापुर क्षेत्र में इसका पड़ता है। खरवार आदिवासी जो लोग होते हैं, तो सोनभद्र का लोक नृत्य हो गया कर्मा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, धुरिया लोक नृत्य संबंधित है कहाँ से? अवध का, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का, रोहिलखंड का। तो दोस्तों धुरिया लोक नृत्य है आपका वो बुंदेलखंड के रीजन में किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। बुंदेलखंड के प्रजापति यानी कि कुम्हार जो बर्तन वगैरह बनाते हैं मिट्टी के, ठीक, लोग इस नृत्य को स्त्री वेश धारण करके करते हैं। ठीक, ये हो गया आपका धुरिया लोक नृत्य। अगले प्रश्न को देखते हैं, चरुकला के बारे में पूछा गया। चरुकला लोक नृत्य क्या है? तो दोस्तों कहाँ पर किया जाता है? बुंदेलखंड का, ब्रजभूमि का, अवध का, उपरोक्त में से नहीं कोई नहीं। तो दोस्तों जो चरुकला लोक नृत्य है वो है ब्रजभूमि का। ठीक, इसमें क्या किया जाता है? ब्रजवासियों द्वारा किया जाने वाला ये घड़ा नृत्य होता है। ठीक, इसमें क्या बैलगाड़ी या रथ के जो पहिए होते हैं उन पर अनेक घड़े रखे जाते हैं, फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। इसमें ऐसा होता है चरुकला नृत्य में। ठीक, अगला प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? तो उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल का संबंध जो है दोस्तों चरुकला लोक नृत्य से। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, बिरहा लोक संगीत विशिष्टता है। बिरहा के बारे में बताना है दोस्तों यहाँ पर आपको। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, बुंदेलखंड की, पूर्वी उत्तर प्रदेश की, मध्य उत्तर प्रदेश की। तो दोस्तों जो बिरहा लोक संगीत है वो आपकी पूर्वी उत्तर प्रदेश की विशेषता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में क्या करना है दोस्तों? सूची का मिलान करना है और सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना, फिर कूट सजाना है। तो दोस्तों सीधे सीधे हम मिलान करके देख ले रहे हैं। जैसे बिरहा की बात करी गई है तो दोस्तों बिरहा कहाँ का लोक नृत्य है? तो दोस्तों बिरहा जो है लोकगीत वो आपका है पूर्वांचल का। तो यहाँ पर सी पार्ट में मैच हो जाएगा। रसिया की बात करें तो दोस्तों रसिया ब्रजभूमि का लोकगीत है। आल्हा जो है वो है आपका बुंदेलखंड में गाया जाता है, महुआ मोस्टली आल्हा गाया जाता है। कजरी की अगर बात करें दोस्तों, कजरी अवध के लिए है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ भी दोस्तों सेम टू सेम वही मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। बिरहा की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर भाषा में मैच करना है। ऊपर पढ़ते हैं एक बार, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग करिए। थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों, वहाँ क्षेत्र पूछा गया था, यहाँ पर भाषा पूछ ली गई। बिरहा की अगर बात करें तो दोस्तों बिरहा पूर्वांचल का है तो भोजपुरी में गाया जाता है। कजरी दोस्तों अवध का है, अवधी में गाया जाता है। मल्हार जो है वो है ये दोस्तों कौरवी में गाया जाता है मल्हार। और रसिया जो है मल्हार कौरवी में, एक मिनट, मल्हार कौरवी में और रसिया ब्रजी में है। तो इस तरह आपका मैच हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नृत्यों में कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सुमेलित नहीं है, ये इसमें मैच नहीं करना है, ये देखना है कि एक सुमेलित नहीं कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों कर्मा लिखा हुआ महोबा का, तो दोस्तों कर्मा महोबा में नहीं, अभी पहले ही प्रश्न में चर्चा करी थी सोनभद्र का नृत्य है, तो यहाँ पर यही आपका सुमेलित नहीं, ये ऑप्शन आपका यहाँ सोनभद्र हो जाएगा। ठीक, सोनभद्र
से मैच करना है। बाकी धुरिया बुंदेलखंड का है, ठीक है। धीवर कहार जाति द्वारा किया जाता है, नटबरी पूर्वांचल का है, ओके सही है। अगले प्रश्न को देखना है, इसमें फिर से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें पहले तो आला देखते हैं, आला बुंदेलखंड में गाया जाता है, ठीक है। बिरहा की बात करते हैं दोस्तों, बिरहा पूर्वांचल का है लोकगीत, ये भी सही है। चैती दोस्तों रोहिलखंड लिखा हुआ है, चैती जो कि अवध क्षेत्र में गाया जाता है, ठीक। तो चैती यही आपका सी पार्ट सुमेलित नहीं है, यहाँ पर अवध कर लीजिए, अवध क्षेत्र का है चैती। और अगर दोस्तों बात करें कजरी, तो कजरी भी अवध क्षेत्र का ही है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर क्या करना है, इस प्रश्न में आपको देखना है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं, फिर से आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों वही इसमें भी सेम टू सेम, आला बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश, कजरी रोहिलखंड और चैता अवध एवं भोजपुर सही है। कजरी जो दोस्तों है यहाँ पर रोहिलखंड की जगह आपका होगा मिर्जापुर, ठीक। कजरी जो है मिर्जापुर का लोकगीत है, यहाँ पर मिर्जापुर कर लीजिए, ठीक। तो अब दोस्तों नए प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ जनगणना परिदृश्य से पूछा गया दोस्तों प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला पूछ लिया गया है। आपके ऑप्शन है गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर और लखनऊ। तो दोस्तों गौतम बुद्ध नगर सबसे सर्वाधिक साक्षर जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ की अगर हम साक्षरता की बात करें परसेंटेज में, तो दोस्तों 80.12% यहाँ की साक्षरता है, 80.12%, ठीक। अब अगले प्रश्न में कह रहा है कि 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है। ऑप्शन है बलिया में, देवरिया में, गोरखपुर में, रामपुर में। तो दोस्तों ये यहाँ पर आपका सही जवाब होगा रामपुर। रामपुर में दोस्तों 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम महिला साक्षर जिला है, ठीक, रामपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, ये आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों आपके ऑप्शन दिए गए 59.26% और 60.34% और सी ऑप्शन में 69.72% और जो आपका डी ऑप्शन है वहां पर दिया 79.24%। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ज्यादा उपयुक्त, वो डी ऑप्शन ही होगा, यहाँ पर 79.24% होगा, ठीक। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है बांग्लादेश से, ब्राजील से, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से। तो यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो है दो जगह से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से अधिक है, ठीक। पहले और तीसरे से, ठीक, यानी आपका बी पार्ट सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जब प्रश्न पूछा गया था उस परिप्रेक्ष्य में सही था, ये शायद 2013-14 में पूछा गया। लेकिन अगर वर्तमान में अगर हम प्रश्न की बात करें, वर्तमान परिदृश्य में अगर प्रश्न पूछा जाता तो दोस्तों ब्राजील भी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश से पीछे चला गया है, यानी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इनमें से बांग्लादेश से, ब्राजील से और पाकिस्तान, इन तीनों से ज्यादा होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या है चीन की, फिर भारत की, फिर अमेरिका की और फिर इसके बाद इंडोनेशिया की। अगर यूपी को अलग से देश बना दिया जाए तो दोस्तों इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश आएगा जो कि 5वें स्थान पर, फिर आपका ब्राजील आएगा, ठीक, ऐसे याद रख लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 10 लाखी नगरों को उनकी जनसंख्या आकार के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में सजाना है जनसंख्या आकार के। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आगरा दिया है, इलाहाबाद दिया है, मेरठ और लखनऊ। तो दोस्तों 7 नगर हैं उत्तर प्रदेश में जिनकी जनसंख्या 10 लाख के ऊपर है। कौन कौन से हैं? इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर और लखनऊ। सबसे ज्यादा लखनऊ की है दोस्तों। अब इनको हम सजाते हैं दोस्तों क्रम से। तो आपका जो डी पार्ट है यानी इलाहाबाद, फिर इसके बाद तीसरा यानी मेरठ, फिर इसके बाद आगरा, फिर इसके बाद चौथा लखनऊ, ये आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों
परियोजनाओं से संबंधित, बांध, नदियों से संबंधित प्रश्न आया है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, किस नदी पे बताना है? घाघरा नदी, बेतवा नदी, सोन नदी और चंबल नदी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही होने वाला है वो है बी पार्ट, बेतवा नदी पर। दोस्तों जो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है वो एमपी यानी मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है, ठीक। और यह ऐतिहासिक स्थान चंदेरी के निकट है। ये चंदेरी कहाँ है? चंदेरी ललितपुर उत्तर प्रदेश से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये वाला अपना प्रश्न हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो दोस्तों ये भी बेतवा नदी पर स्थित है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। और झांसी जिले के पारीछा नामक स्थान पर बेतवा नदी पर ये बांध बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? ऑप्शन है शारदा सहायक नहर परियोजना, बी है ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, सी है गोकुल बैराज परियोजना और डी है पथरई बांध परियोजना। तो दोस्तों आपका जो पेयजल परियोजना पूछी गई तो जो सी ऑप्शन है गोकुल बैराज परियोजना, ये उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। और इस परियोजना के अंतर्गत मथुरा तथा वृंदावन नगरों को पानी पेयजल हेतु उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही साथ आगरा को भी पेयजल हेतु पानी इसी परियोजना के तहत उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है नहर, तालाब, नलकूप, कुआं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है नलकूप। अगर उत्तर प्रदेश की कुल सिंचाई की बात करें तो उसमें से 73.2% जो है वो आपकी नलकूपों से होती है। 73.2% नलकूपों से होती है। फिर इसके बाद दोस्तों 18% जो सिंचाई की जा रही है वो की जा रही है नहरों से, ठीक। और फिर इसके बाद दोस्तों 8.5% जो सिंचाई हो रही है, 8.5% जो सिंचाई हो रही है वो तालाबों और कुओं से हो रही है, ठीक। और बाकी 0.3% अन्य साधनों से। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो वो है आपका नलकूप। और यहाँ पर आपकी बात करी गई हो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? घाघरा नदी के घाघरा नहर, केन नहर और निचली गंगा नहर और शारदा नहर। इसमें बताना है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब होगा शारदा नहर, यूपी की सबसे लंबी नहर है। अगला प्रश्न देखते हैं अर्जुन बांध के बारे में पूछा गया कि अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है एटा, इटावा, गोरखपुर, हमीरपुर। तो दोस्तों हमीरपुर जो जिला है अर्जुन बांध नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला है। अर्जुन बांध है जो है वो उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है। अर्जुन बांध की 42 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है, ठीक। ये हो गया आपका। अब यहाँ नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था कब? तो दोस्तों सन है 1856, 1855, 1854 और 1853। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 1856 में अवध राज्य का इंग्लिश राज्य में विलय हो गया था। और अवध का जो अंतिम नवाब था उसकी बात करें तो दोस्तों वाजिद अली शाह 1847 से 1856 तक रहा था। इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में इसे मिला लिया गया था। डलहौजी ने अपने व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंतर्गत सर्वप्रथम, अगर ये भी पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किस राज्य का अधिग्रहण किया गया था, राज्य हड़प नीति डलहौजी की जो थी उसके अंतर्गत, तो सबसे पहले दोस्तों 1848 में सतारा राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था डलहौजी की नीति के अनुसार, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा गया है कि मंगल पांडे सिपाही था 19वीं नेटो इन्फेंट्री का, 25वीं नेटो इन्फेंट्री का, 49वीं नेटो इन्फेंट्री का, 94वीं नेटो इन्फेंट्री। तो दोस्तों इनमें कोई भी ऑप्शन आपके सही नहीं है। मंगल पांडे जो था वो 34वीं नेटो इन्फेंट्री, 34वीं बंगाल नेटो इन्फेंट्री की पैदल सेना के सिपाही थे, ठीक। और जो मंगल पांडे जी को सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत के नाम में, अग्रदूत के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ऑप्शन आपके हैं ब्रजभाषा, बी है अवधी, सी है खड़ी बोली और डी है भोजपुरी।
तो दोस्तों यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा आपका खड़ी बोली यानी सी ऑप्शन। और अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में भूमिका निभाई। अमीर खुसरो का दोस्तों जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। एटा का अब नाम परिवर्तित हो गया दोस्तों, काशीराम जिला कहलाने लगा है। और ये दोस्तों अमीर खुसरो महोदय जी थे, ये फारसी के श्रेष्ठतम कवि, भाषा शास्त्री, गायक, विद्वान, इतिहासकार और खड़ी बोली हिंदी को प्रारंभ करने वाले थे। ठीक, इन्हें तूती हिंदी की उपाधि भी दी गई थी। तो खड़ी बोली की दोस्तों जो भूमिका निभाई खड़ी बोली के विकास में वो है अमीर खुसरो जी ने। यहाँ पर दोस्तों मैच करना है, ये महाजनपद दिए गए यूपी के अंतर्गत आते थे ये चारों, तो इसमें इनकी राजधानियों के साथ इनको मिलाना है। कुरु महाजनपद की राजधानी आपको बताना है दोस्तों। तो कुरु महाजनपद तो बहुत ही फेमस महाजनपद था, इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। कुरुसेना दोस्तों महाभारत में आपने देखा भी होगा। और पांचाल की अगर बात करें तो दोस्तों पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। पांचाल की राजधानी अहिछत्र, जहाँ की जो पांचाली थी। ठीक, और नेक्स्ट देखते हैं, पांचाल की अहिछत्र थी दोस्तों बरेली के जो पास का क्षेत्र पड़ता था वो, और इसकी राजधानी काम्पिल भी थी जो फर्रुखाबाद के का क्षेत्र था। ठीक, कौंसल महाजनपद की राजधानी की बात करें तो दोस्तों साकेत थी कौंसल की राजधानी, और वस्त जो राजधानी थी वो कौशाम्बी की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पूछा गया ढोला लोकगीत लोकप्रिय है आगरा मेरठ में, इलाहाबाद कानपुर में, गोरखपुर जौनपुर में, लखनऊ सहारनपुर में। तो दोस्तों ढोला लोकगीत आपका आगरा और मेरठ में लोकप्रिय है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो ढोला और रागनी का प्रचलन किया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रागनी भी गाई जाती है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। वैसे ये हरियाणा में मोस्टली रागनी गाई जाती है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि को, किस ऋषि को? ऑप्शन आपके हैं व्यास ऋषि और वशिष्ठ ऋषि, वाल्मीकि को, भृगु को। तो दोस्तों जो गुरु पूर्णिमा पर्व है वो आपका व्यास ऋषि को पर्व समर्पित है। और ये व्यास ऋषि जो थे इनका जन्म हुआ था आषाढ़ मास की पूर्णिमा को, इनका जन्म हुआ था, वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इसी दिन गुरु पूजा का विधान है और इसे ही गुरु पूर्णिमा बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NCZCC चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा? तो दोस्तों जो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है उसका मुख्यालय की बात करें तो इलाहाबाद में है, लेकिन जो उस समय जब प्रश्न पूछा गया था उस समय कजरी और चैती का आयोजन दोस्तों वाराणसी में किया गया था। हालांकि ये अब प्रश्न का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। ये जरूर पूछा जा सकता है कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, तो इलाहाबाद में है। अब यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? ऑप्शन है बिरजू महाराज, किशन महाराज, लक्ष्मण महाराज और सितारा देवी। तो दोस्तों किशन महाराज जो है वो शास्त्रीय संगीत की गायकी विधा से संबंधित है, ना कि ये कथक नृत्य से संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको किशन महाराज सही ऑप्शन लगाना है और इनको याद भी रख लेना है कि ये शास्त्रीय संगीत की गायकी विधा से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी संबंधित हैं किस घराने से? पूछा गया है बनारस घराने, किराना घराने, लखनऊ घराने और रामपुर। तो दोस्तों ये किराना घराने से संबंधित हैं पंडित भीमसेन जोशी जी। ये घराने दोस्तों कुछ घराने इनको बांट दिया गया है इनकी कला के आधार पर। तो इन घरानों को दोस्तों आपको किसी बुक से या इंटरनेट पे जाकर गूगल पे सर्च करके यूपी के प्रमुख घराने डाल के इन सारों को अध्ययन कर लेना है। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है? ऑप्शन है आपके बिंदादीन, उस्ताद दूल्हे खां, मेहंदी, इलियास खां। तो दोस्तों मेहंदी जी ने नहीं दिया है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन मेहंदी होगा। और मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित कहाँ है? लखनऊ में, आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, वाराणसी में। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा लखनऊ में। लखनऊ में मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना 1957 में लखनऊ में की गई थी। ठीक, तो यहाँ सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित कहाँ पर है? तो दोस्तों अभी थोड़े 2-3 प्रश्नों के ऊपर इसकी चर्चा आई थी कि कजरी चैती मेले का आयोजन कहाँ किया था उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र ने, तो वहां पर वाराणसी आपका जवाब था। लेकिन ये वाला प्रश्न दोस्तों एवरग्रीन प्रश्न है, हमेशा पूछा जाने वाला है
कि उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, तो ये आपका इलाहाबाद में स्थित है। आपका ए पार्ट सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। प्रश्न को एक बार दोस्तों आपको खुद से ध्यान से पढ़ना है, ठीक। मैंने तो इसको 2-3 बार पढ़ा है तो मुझे पता है। तो दोस्तों ये डी ऑप्शन जो है ना, बिक्री का कार्य नहीं आता है इस विभाग के अंतर्गत। जो सांस्कृतिक कार्य है ना, जो संस्कृति विभाग है उसके अंतर्गत ये बिक्री नहीं करता। बाकी जो ए ऑप्शन है, इसका संरक्षण और प्रदर्शन बिल्कुल सही है। इसका प्रकाशन और इसका अभिलेखीकरण ये सब करता है, ठीक। अग्रिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध पूछ लिया गया कि किस चीज से है। संगमंच से, शास्त्रीय गायन से, लोक नृत्य से, कबड्डी से। तो दोस्तों संगमंच से संबंध है हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का, ठीक। निम्नलिखित में से कौन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। ढोला मारू, रसिया, बिरहा और कजरी। तो जी हाँ दोस्तों, जो रसिया है ब्रजभूमि का किया जाना, बिरहा पूर्वांचल में है, कजरी दोस्तों आपका मिर्जापुर के आसपास के क्षेत्र में किया जाता है। जबकि जो ढोला मारू आपका लोकगीत है वो यूपी का नहीं है, ये राजस्थान में किया जाता है, ठीक। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती कहाँ पर। तो हाँ दोस्तों, होली जो लठमार होली है वो बरसाना में मनाई जाती है, ठीक। ये बहुत पहले से चली आ रही है और अभी भी ये परंपरा मनाई जाने की चली आ रही, लठमार होली की। बरसाना बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली की बात करी गई, कथक, भरतनाट्यम, उड़ीसी, कुचिपुड़ी। तो यहाँ पर दोस्तों कथक जो है वो शास्त्रीय नृत्य शैली है उत्तर प्रदेश की, तो इसको याद रख लीजिएगा। अगले प्रश्न में बात करी गई है प्रसिद्ध शास्त्रीय, अरे क्या हाल है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य प्रारूप में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबद्ध है। आपके ऑप्शन है कथक, भरतनाट्यम, उड़ीसी, कुचिपुड़ी। तो वही कथक है दोस्तों, कुछ थोड़ा सा परिवर्तन करके प्रश्न को पूछा गया है। कार्तिक एक लोक नृत्य है कहाँ का, बताना है। वो यूपी के जो रीजन दिए हैं उनमें से किस रीजन का है। बुंदेलखंड के भाग का है कि अवध का है कि पूर्वांचल का है कि रोहिलखंड का। तो दोस्तों जो कार्तिक नृत्य है, सॉरी हाँ, जो कार्तिक एक लोक नृत्य है वो बुंदेलखंड के क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। बुंदेलखंड का कार्तिक माह में दोस्तों नर्तकों द्वारा कृष्ण तथा गोपी बनकर किया जाने वाला नृत्य होता है कार्तिक नृत्य। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है। धोबिया, राई, सायरा, उपरोक्त में सभी। तो दोस्तों राई भी किया जाता है, धोबिया भी है और सायरा भी। तो आपके यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है। रवाला, डांडिया, बढ़ैया और राई नृत्य। तो दोस्तों जो डांडिया है ये गुजरात का लोक नृत्य है, ना कि उत्तर प्रदेश का। अब यहाँ पूछा गया है लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है। पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, मध्य क्षेत्र से, बुंदेलखंड। तो हाँ दोस्तों, जो राहुला लोक नृत्य है वो यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। उसमें होता क्या है, हंसने हंसाने की इस शैली में दोस्तों शिक्षाप्रद लोक कथनों, कहावतों, शिक्षाओं का मंचन किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। यहाँ पर आपको बताना है, कुछ दिए गए हैं। ख्याल और बाज लखनऊ, बनारसी राज, रामपुर दरबार और आगरा घराना। तो दोस्तों जो नृत्य की संस्कृति से संबंधित है वो है ख्याल और बाज लखनऊ, ठीक। ए ऑप्शन आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। चरकुला, दादरा, कर्मा और मुरिया। तो दोस्तों यहाँ पर चरकुला भी यूपी का है, दादरा भी है और कर्मा भी है। जबकि जो आपका मुरिया लोक नृत्य है दोस्तों ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, मुरिया, ठीक। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत और बस्ती। तो दोस्तों बस्ती जनपद को यूपी की सीमा मतलब कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच नहीं करती है। जबकि बलरामपुर हो गया और श्रावस्ती हो गया, पीलीभीत हो गया, इनको नेपाल की सीमा टच करती है, ठीक। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी के बारे में पूछा गया कि कहाँ पाई जाती है। सीतापुर, बाराबंकी में, एटा, मैनपुरी में, मिर्जापुर, झांसी में और आगरा, मथुरा में।
तो दोस्तों जो लाल मिट्टी है वो आपका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, मिर्जापुर और झांसी। मिर्जापुर झांसी में लाल मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा 2011 की जनगणना में साक्षरता दर में सर्वाधिक है? तो अभी बात करी गई थी शुरुआत में दोस्तों, गाजियाबाद जो आपका आता है वो सर्वाधिक साक्षर जिला है, वो यूपी का। और सबसे कम साक्षर पूछ लिया गया है इसमें, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता अंकित की गई है? मैनपुरी, बहराइच, बदायूं, श्रावस्ती। तो दोस्तों ये इसमें आपका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, श्रावस्ती। ठीक, अब जो लास्ट प्रश्न है दोस्तों इस सेट का, यूपी स्पेशल वाले में, 2011 की जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो दोस्तों रामपुर है। पिछले भी सेट में शायद ये प्रश्न सम्मिलित था, इसमें भी है, ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि अभी नेक्स्ट जनगणना जब तक नहीं होती है तो यही आंकड़े आपके पूछे जाएंगे बार बार, अगर यूपी के कोई भी एग्जाम्स होते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के मध्य शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम फिर से पुराने क्वेश्चनों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।